बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक बहुत बड़ा मसला खुल गया है, उसकी पूरी तफसीलात मैं आपको अगले वीलॉग में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन उसका खुलासा मैं आपको बता देता हूँ। ये गेम हुई है, ये कोई अचानक कोई चीज़ नहीं हुई, किसी की ज़बान नहीं फिसली। ये जो राना शमीम जो थे, जो चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, जिनको इस्तेमाल किया था उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने और उनके अहले खाना ने पाकिस्तान की अदलिया को बदनाम करने के लिए और असरअंदाज होने के लिए। ये मामला इतना सादा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक लंदन के अंदर बहुत बड़ी साजिश हुई थी और वैसी साजिश अब फिर तैयार की जा रही है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली तब क्या हुआ था। ज़रा राना शमीम साहब का पहले माफ़ीनामा देख लो। उन्होंने माफ़ी मांगी है अदालत से और माफ़ीनामा उन्होंने जमा करवा दिया, इल्ज़ामात सारे वापस ले लिए हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने तौहीन अदालत केस में अपने बयान हल्फी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। एक तो वो खुद जमा करवाया था, लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और तमाम इल्ज़ामात वापस ले लिए हैं। राना शमीम की जानिब से कहा गया कि मैं अपने बयान हल्फी पर माफ़ी मांगता हूँ और जो दुरुस्त नहीं है मेरा बयान हल्फी, गलती से मैंने हाई कोर्ट के जज का नाम भी शामिल कर दिया था। 10 नवंबर 2021 के बयान हल्फी में जज का नाम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शामिल हुआ। अपनी इस संगीन गलती पर माफ़ी का तलबगार हूँ जो दरअसल नहीं होनी चाहिए थी। अपने बयान हल्फी के मतन को वापस लेता हूँ। गलत और गैर ज़रूरी बयान हल्फी पर माफ़ी भी मांगता हूँ। अब ज़रा मैं आपको याद दिला दूँ, बल्कि आपको मैं कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में बता देता हूँ। शरीफ फैमिली की अपीलों से मुताल्लिक बयान हल्फी से राना शमीम 10 माह और 8 दिन के बाद मुकम्मल तौर पर मुकर गए हैं। ये साकिब बशीर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी शानदार इनकी रिपोर्टिंग है और मैं इनकी रिपोर्टिंग से बहुत फ़ायदा उठाता रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि मुकम्मल तौर पे मुकर गए हैं। 1 पेज 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल जवाब में हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है और पक्की माफ़ी के लिए 4 मरतबा अपोलोजाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अपॉलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। 2 मरतबा अनकंडीशनल अपॉलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। 2 मरतबा रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ग्रेव मिस्टेक भी इस्तेमाल किया गया है। ये जी साकिब बशीर साहब ने इसको लिखा है। अब ये हुआ क्या था, मरियम नवाज साहबा की अपीलें आई थी हाई कोर्ट में। वहाँ पे एक बेंच बना था अपीलों को सुनने के लिए। उस बेंच पर असरअंदाज होने के लिए, और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि शायद वो चाहते थे कि कुछ जज साहिबान जो हैं, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान कुछ ऐसे हैं जिनको वो नहीं चाहते थे कि वो केस को भी सुने। यानी जिस जज ने इंसाफ करना हो उससे तो ये बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं, या ये चाहते हैं कि चीज़ें इनकी मर्जी से चलें। इनको हमेशा के लिए जो है वो ये ज़रूरी समझते हैं कि इनको वो वाले जजेस मिलें जिनको नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब टेलीफोन करके अहकामात लिखवाया करते थे फैसले, और वो फिर फैसले आ जाया करते थे। माजी में वो कॉल टेप्स मौजूद हैं, आप लोगों ने सुन रखी हैं। बहरहाल वो नहीं हो रहा था तो बेंच को मुतनाज़े करने के लिए, अदलिया को दबाव में लेने के लिए, क्योंकि ये हमेशा लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि अदलिया इस दफ़ा कोई दबाव में नहीं आ रही, काबू नहीं आ रही, तो उसमें और आना भी नहीं चाहिए। और जितने भी अच्छी खबरें आती हैं वो अदलिया से ही आती हैं हमें पाकिस्तान में। अच्छा, इसमें जो है वो राना शमीम साहब को इस्तेमाल करने से पहले मामलात को मुतनाज़े बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो साकिब निसार साहब की एक जाली ऑडियो मार्केट में लाई गई थी। वो ऑडियो मार्केट में लाई जाने से पहले कुछ लंदन से सहाफ़ियों ने और लोगों ने कहा था कि एक बम फूटने वाला है, क्योंकि उनको वो पहले सुनवाई गई थी, उनको बताया गया था। जियो और जंग ग्रुप जो है वो क्योंकि इनके साथ वाबस्ता था, उनके सहाफ़ियों ने भी इस मामले को हाइप थी। तो जब वो हाइप इन्होंने बनाई तो एक ऑडियो आ गई। उस ऑडियो का 3-4 दिन के अंदर अंदर पोस्टमार्टम हो गया और पता चल गया कि ये मुख्तलिफ क्लिप जो बोले हुए थे साकिब निसार साहब ने मुख्तलिफ तकारीर में, उनको इकट्ठा करके जोड़ के एक ऑडियो बनाई गई और फिर एक दूसरी बैकग्राउंड ऑडियो के ऊपर इसको रखा गया और उसको बार बार जो है वो कॉपी करके फिर इसको फोरेंसिक करवा के और मार्केट में फेंक दिया गया। साबित हो गया, उससे फिर सारी की सारी PMLN और उनके इत्तेहादी और उनके मीडिया के लोग सब भाग गए और फिर दूसरी साजिश तैयार करना शुरू की। ये साजिश तैयार होती है लंदन और अमेरिका में, जहां पे राना शमीम साहब जो हैं, जो साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान थे, जिनको नवाज शरीफ साहब ने वकला की पुरजोर मजम्मत के बावजूद और उनकी मुखालफत के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज के ओहदे पर नवाजा था। मियां नवाज शरीफ साहब की इसमें ज़ाती काविश मुबैना तौर पर बताई जाती है।
तो मियाँ साहब के इनसे अच्छे ताल्लुकात थे और ये बारहा कह भी चुके हैं कि उनके अच्छे ताल्लुकात मियाँ साहब के साथ हैं। उनकी फैमिली मेंबर्स भी कह चुके हैं कि मियाँ साहब बहुत प्यारे हैं, हमें बहुत प्यारे हैं और हमारे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जो हमेशा रहेंगे और पुराने ताल्लुकात हैं। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए इन्होंने एक बयान हल्फी लिखा और बयान हल्फी में उन्होंने कहा जुलाई 2018 में कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की फ़ोन पर गुफ्तगू मैंने खुद सुनी थी जब वो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर आए हुए थे। लॉन में चाय के दौरान साकिब निसार ने नवाज शरीफ केस से मुताल्लिक हदायत दी थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी की अखबार में इशाअत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया था। ये जो साजिश थी नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बनाई थी, उनके बेटे और उनकी बेटी इसके अंदर शामिल थे। मियाँ साहब के लंदन में कुछ करीबी लोग हैं, उन्होंने इस बात को बाहर निकालना शुरू किया था। उसके बाद जंग और जियो ग्रुप ने इसके अंदर बाकायदा सहूलतकार का काम किया और इसको छाप दिया। बाद में वो माफ़ी मांगते हुए अपने आप को इस मामले से अलहदा करने में कामयाब हो गए केस की एक स्टेज के ऊपर। लेकिन राणा शमीम बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। वो बार बार कह रहे थे कि जो उन्होंने कहा सच कहा, लेकिन जब अदालत ने इसके ऊपर केस को आगे बढ़ाया तो अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो तब वो अपने मुकदमे को डिफेंड कर रहे थे और आज जब इंपोर्टेड हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो उन्होंने बताया कि जो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जानबूझकर जेल में रखने की कोशिश की गई और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के इन्वॉल्व थे, वो सब झूठ था। आज वो खुद एडमिट कर रहे हैं, आज वो खुद बार बार माफ़ी मांग रहे हैं और अब अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ रहे हैं। एक लंबी टेक्निकल चीज़ है, मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये कोई ज़बान नहीं फिसली। फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म साजिश थी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ये तहकीकात हुई तो फिर एक मीडिया ग्रुप भी फंस जाएगा, मीडिया के कुछ लोग भी फंस जाएंगे। अंसार अब्बासी साहब ने इसको छापा था और बड़ा वो उस दौर के अंदर इसको आगे बढ़ बढ़ के कह रहे थे इस पर इंक्वायरी की जाए, चीफ जस्टिस हैं साबिक पाकिस्तान के, ये बहुत अहम केस है, इस मामले को खोला जाए, नवाज शरीफ और मरियम के साथ ज्यादती हुई है। अब वो बताएं कि राणा शमीम मुकर गया, बताएं अब क्या होना चाहिए। अब आए एक और चीज़ की तरफ कि जो NRO इस इंपोर्टेड हुकूमत ने हासिल किया है, उस NRO के नतीजे में अब तक जो केसेस फारिग हो गए हैं उनमें शहबाज शरीफ, उसमें राजा परवेज अशरफ, उसमें हमजा शहबाज साहब और उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये चीदा लोग हैं जो बिल्कुल निकल गए। अदालतों ने इनके केसेस वापस नैब को भिजवा दिए कि अब ये आपका केस रहा नहीं, ये केस ख़त्म हो गया, दायरा कार से बाहर निकल गया। 34 कवानीन तब्दील कर दिए नैब के अब दांत भी नहीं हैं, नाखून भी नहीं हैं, हाथ भी नहीं हैं, पाँव भी नहीं हैं, आंखें भी ख़त्म और कान भी ख़त्म। अब सिर्फ नैब एक मुर्दा जिस्म है जो वहाँ पड़ा हुआ है और कुछ अरसे के बाद इस जिस्म में बदबू आएगी और सब लोग जब वहाँ से गुजरेंगे तो नाक पे हाथ रख के गुजरा करेंगे नैब के पास से। तो इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, सलीम मांडीवाला हैं, सरदार मेहताब अब्बासी हैं, सेनेटर रुबीना खालिद हैं, ये सारे लोग जो हैं वो इसमें इनको बहुत इंजॉय किया है, इन्होंने ये सब इसमें से निकल गए हैं। बाकी लोग भी बहुत सारे हैं जो इसमें से निकले हैं, आहिस्ता आहिस्ता सबका नाम आपको बताएंगे। मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल चुका है, ये बाबर अवान साहब ने भी इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। अब एक और चीज़ है, शहबाज शरीफ साहब दोबारा जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, दो अहम मामलात के लिए जा रहे हैं। एक तो वो कहते हैं जी कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करेंगे, ये उनकी बड़ी ख्वाहिश है, वज़ीर आज़म बनना उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और वो उनकी कभी पूरी नहीं हो रही थी। पाकिस्तान में हर चीज़ तबाह बर्बाद भी हो जाएगी ना, तब भी याद रखिएगा शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर तकरीर करने का अपना ख्वाब ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पर खड़े होकर तकरीर करें और उनका ये ख्वाब पूरा हो जाए। पता नहीं वहाँ पर वो पाकिस्तान का किस तरह का मजाक बनाएंगे। इस वक्त अमरीकी और इंडियन मीडिया पाकिस्तान के ठट्ठे उड़ा रहा है कि हमारे वज़ीर आज़म ने जिस किस्म की हरकतें की हैं, जिस किस्म के लतीफ़े बनवाए हैं, जिस किस्म के मीम्स उनके ऊपर बन रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। ये वज़ीर आज़म तोहफे में दिया आपने इमरान खान को निकालने के बाद, तो तोहफ़ा देने वालों का बहुत शुक्रिया, सलाम है जाइए आपकी जहानत को और आपकी काबिलियत को, जो तोहफ़ा आपने पाकिस्तान को दिया है और वो हर जगह पाकिस्तान के झंडे गाड़ रहा है, मजाक के अंदर, लतीफ़ों के अंदर, और जिस किस्म की हरकतें वहाँ पर चल रही हैं। बहरहाल मर्जी है, जैसे दिल करे मुल्क को चलाएं, आप लोग ताकतवर लोग हैं, लेकिन अब लोग आपको टक्कर दे रहे हैं और लोग ये फैसला कर चुके हैं कि वो अपने वोट की ताकत से एक हुकूमत बनाएंगे।
अच्छा जी, वजीर आजम का तकर्रुर कौन करेगा? इसमें ज़रा एक स्टेटमेंट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है और ये क्योंकि जियो के ऊपर छपा है तो फिर ठीक ही होगा, क्योंकि जियो आजकल बहुत पसंदीदा चैनल है। हालांकि मैंने बताया है कि ये जो आपकी आंखों के आजकल तारे बने हुए हैं ना, ये आपको दिन में तारे दिखाएंगे, दिन में तारे दिखाएंगे, याद रखिएगा। शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे, खुर्रम दस्तगीर साहब ये फरमा रहे हैं। वैसे तो DGISPR साहब स्टेटमेंट दे देते हैं कि फौज में शदीद गमो गुस्सा है इमरान खान साहब के एक बयान के ऊपर, लेकिन क्या एक मफरूर और एक इश्तिहारी अगर वो बता रहा है आपके वजीर आज़म को कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ किसको होना चाहिए, तो क्या हमारे इदारे में इसके लिए गमो गुस्सा नहीं है? मेरा एक सवाल है नॉर्मल सा, इसका जवाब कोई देना चाहे तो दे सकता है, ना देना चाहे तो कोई बात नहीं। लेकिन कौम में शदीद गमो गुस्सा है कि कौम के सबसे मोतबर इदारे, यानी जिससे हमारा सबसे ज़्यादा रोमांस है, जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी हुई हैं इस मुल्क के लिए, पाक फौज, उसके आर्मी चीफ का तकर्रुर एक ऐसे आदमी के मशवरे से होगा जो मफरूर भी है, इश्तिहारी भी है, करप्ट भी है, मुजरिम भी है, भागा हुआ भी है। ये गमो गुस्से वाली बात है और कौम के अंदर गमो गुस्सा इस मामले को लेकर है। नजम सेठी साहब ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं, बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं पाकिस्तान की फौज पर। वो इल्ज़ामात भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है, या अदम एतमाद का जो वोट है, वो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। ये पड़ा है जी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया। एस्टेब्लिशमेंट तो कह रही थी हमारा किरदार ही कोई नहीं है। वो तो ये कह रहे थे कि इमरान खान खुद इतना बुरा है, उसके लोग उसको छोड़कर जा रहे हैं। वो तो ये कह रहे थे कि महंगाई थी, वो तो ये कह रहे थे कि गुर्बत थी, वो तो ये कह रहे थे कि ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। लेकिन वो तो कुछ भी नहीं। नजम सेठी जो आजकल आंखों के तारे हैं एस्टेब्लिशमेंट की, नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं, अब देखते हैं कि कल नजम सेठी साहब पर बगावत के, गद्दारी के, झूठे इल्ज़ामात लगाने के कितने मुकदमात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट दर्ज करवाती है। देख लेते हैं कल तक। उन्होंने बड़ा क्लियर, हम भी यही बात कर रहे थे तो हमारे ऊपर मुकदमात हो रहे थे कि रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया गया है। आज कोई और गवाही नहीं दे रहा, आज गवाही दे रहा है नजम सेठी, आंख का तारा। वो बता रहा है, नजम सेठी साहब बता रहे हैं कि जनाब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। संगीन इल्ज़ाम है। बहरहाल अगर वो करें तो कोई बात नहीं, हम करें तो बहुत बात है। तो हम तो सच्ची बात करेंगे और वही बात हमेशा करते रहेंगे कि रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ है। जिन्होंने किया है उन्हें दोनों हाथों से सलाम कि आपने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है। इकॉनमी पाकिस्तान की पट्टा आपने बैठा कर रख दिया है, कोई कारोबार नहीं हो रहा। मैं मोटरवे से इस्लामाबाद आया हूँ, खाली मोटरवे, लोग गाड़ियाँ लेकर चढ़ते ही नहीं है, पेट्रोल ही इतना महंगा है, पूरे पाकिस्तान को जाम करके रख दिया है, हर चीज़ को रोक कर रख दिया है। शहबाज शरीफ साहब अब नवाज शरीफ साहब से मशवरा करेंगे जाके कि किसको बनाना है आर्मी चीफ और कौन सा चक्कर देना है इस कौम को अगला। इकॉनमी का तो हमने पट्टा बैठा दिया है, अब इलेक्शन से बचने का अगला तरीका क्या हो सकता है? मजहब कार्ड खेल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, लो लेवल तक चले गए हैं कि इमरान खान की मकबूलियत को डैमेज करने के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब वहां करेंगे क्या? यहां पे मुल्क सैलाब के अंदर डूब रहा है, हमारे हमवतन जो है वो गोते खा रहे हैं, हम यहां पे मारे मारे फिर रहे हैं, पाकिस्तानी इमदाद ढूंढते फिर रहे हैं, लोगों की मिन्नत कर रहे हैं जाओ जाके मदद करो, और लोग यहां से चल पड़े हैं। बेशुमार लोग सिंध के अंदर मैंने देखा है, डेढ़ महीने से, जिन्होंने कभी वोट नहीं लेना, वो डेढ़ महीने से अपने घरों से निकले हुए हैं, जाके सलाह अफजद खान की मदद कर रहे हैं। और हमारा वज़ीर आज़म कहां जा रहा है? हाजिरी लगवाने, मलका की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आपका वज़ीर आज़म हाजिरी लगाने के लिए लाइन में खड़ा होगा और वहां जाकर बताएगा कि मैं भी आया था जब मलिका का इंतकाल हुआ था और मैं हाजिरी लगवा रहा था, और उस वक्त लगवा रहा था जब मेरा मुल्क डूब रहा था, जब मेरे लोग मर रहे थे। और दादू के बारे में और उसकी सराउंडिंग के बारे में जो इतलात है ना, वो मैं आपको वहां जाने के बाद कंफर्म करके दूंगा कि इन्होंने किया क्या है और सरकारी इमदाद गई कहां है और डबोया किसने है और डूबा कैसे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।